हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आर एस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। सबका तहे दिल से शुक्रिया इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए, और आगे भी मित्रों आप स्नेह देते रहें और अपन ये जर्नी ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी जो PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने सबसे पहले 1991 का पेपर आपको कराया, मतलब उसके वह क्वेश्चन जो 2021 में आए हैं। फिर 93 का देखा, उसके बाद में अपने 95 का देख लिया, 96 का देख लिया। आज अपन देख रहे हैं 1998 1998 का पेपर। और इससे कितने क्वेश्चन RS प्री में आए हैं 2021 में। जो न्यू लर्नर हैं और जो पहली बार वीडियो देखते हैं, उन्हें शायद लग रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं। मैं हूं प्रकाश चावड़ा, BE फ्रॉम MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, मुगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आपने सुना है, राजस्थान का सबसे टॉप कॉलेज है, वहां से मैं पास आउट हूँ। इनिशियली आई वाज सेलेक्टेड इन कोल इंडिया, देन I faced the UPSC interview and I have 4 times RS prelims, RS मेंस एक्सपीरियंस। 5 बार ये 5वां अटेम्प्ट है मित्रों। क्या करें, प्री तो हमेशा निकलता है, बट मेंस में दिक्कत हो रही है। करते हैं इस बार जुगाड़ कुछ न कुछ। लेकिन मित्रों, प्री मैंने 4 बार निकाला, और अभी आप जो फोकस कर रहे हैं वो प्री पे ही फोकस कर रहे हैं। प्री के लिए मैंने एक शानदार स्ट्रेटेजी यहाँ पर डाल रखी है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उस पर भी आप जाना, और किस तरीके से आप 50 दिन के अंदर इन बुक्स को पढ़ करके इन पॉइंट्स पे फोकस करके 100+ मार्क्स ला सकते हैं RS प्री के अंदर। मैंने फर्स्ट टाइम दिया तब 62 मार्क्स ही थे मेरे भी, देन 84 हुए, देन 104 हुए, इस बार 128 मार्क्स थे प्री में। तो इसकी वजह है MCQs MCQs MCQs। इतने सवाल कर दो मित्रों कि पेपर खुद यूं कांपे, थर 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 थर, अरे यार डर जाए मतलब अपने को देखते। तो वो होगा मित्रों जब आप खूब सारे क्वेश्चंस करें। तो उसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी पूरी बता दी है, और मैंने बोला है कि पिछले सालों के पेपर में से लगभग 30 से 35 सवाल हमेशा आए हैं, और इस बार भी आएंगे, या तो सीधे क्वेश्चन या फिर उनकी व्याख्या में से क्वेश्चन। क्या बोला मैंने, डंके की चोट पे कह रहा हूं, चैलेंज है मित्रों। मेरा उद्देश्य कोई कोर्स बेचना है नहीं, ना मैं कोई टेस्ट सीरीज बेच रहा हूं। मैं तो वो चीज दे रहा हूं जो रियल में तुम्हें करनी चाहिए, रिलेवेंट। बाकी जो कोर्स बेचते हैं ना, उनसे खुद से पूछो कि सवाल जो है वो किस टाइप से आएंगे, इस पर बताओ ना। कोर्स बेचने में क्या है, क्या 50 दिन में अब तुम कोर्स कर लोगे? एक सोचने वाली बात है, नहीं होता है। तो प्रैक्टिस करनी, और इसके लिए अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसके साथ ही मित्रों, अगर आपको RS प्री के रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो तो 9950496952 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, प्लीज कॉल मत करिएगा। और साथ ही साथ मित्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में RS अड्डा नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन करें। इस पर मैंने कई सारी PDF, पिछले सालों के पुराने पेपर सब के सब फ्री में दे रखे हैं। तो आओ अब अपन बात करते हैं मेन मुद्दे की। चलो आओ, मुझे ले चलो सजना तारों के शहर में, आओ तुम्हें तारों के शहर में ले चलता हूं। 1998 के पेपर को बेस मानकर 2021 में फ्रेंड्स आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आए हैं। कितने? 3। अगर आपके पास में 2021 का पेपर है तो निकालो और चेक करो। मेरे पास सीरीज A है, उसके ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका 12 एंड क्वेश्चन नंबर 50। 3 सवाल है जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1998 के पेपर से हैं। 1998 का पेपर भी निकाल लो ताकि तुम्हें कंफर्मेशन रहे कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बराबर बात कर रहा हूँ और परफेक्ट बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 ये था। इधर ये 4 बातें लिखी हुई हैं, व्रही, मृदंग, यव और इक्षु। इधर लिखा गन्ना, चावल, मूंग, जव। अब 1998 का जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें बनास या आहड़ सभ्यता को लेकर के क्वेश्चन है। आहड़ सभ्यता एक्चुअल में 6वां और 12वां सवाल दोनों 98 के एक ही सवाल से लिंक्ड है। अगर आपने उसकी व्याख्या पढ़ ली है मेरी PDF से या कहीं भी से भी,
तो ये दोनों सवाल आपकी बंद मुट्ठी में थे 21 में, मैं गारंटी ले रहा हूँ। 98 का वो सवाल देखो, उसकी व्याख्या देखो जो आहड़ सभ्यता से बिलोंग करता है। तो सुनो, अभी मान लीजिए ये क्वेश्चन आप वहां करते और आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मित्रों ओम भूर्भुवस्सुवः तो आता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, अपन जो यज्ञ करते हैं उसमें जो हवन के रूप में जो अपन अनाज के दाने प्रयुक्त करते हैं, सामान्यतः हम उसके अंदर ये जव होता है कि नहीं होता मित्रों, जव। और सामान्य जानकारी के तौर पर जो पंडित जी चिट्ठी लिखते हैं, जो मटेरियल मंगवाते हैं, उसमें वो जव नहीं लिखते, उसमें वो यव लिख के देते हैं, यव यव यव। तो एक तो सीधा तरीका है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता और इतना पता है कि यव और जव या यव और जव, जो बियर बनती है जव के पानी की, तो ये यव और जव भी कनेक्ट करते तो सीधा हो जाता। और ये पूरा मैंने 98 का पेपर जब अभी सॉल्व करवाया है तो डिटेल से बताया है। तो एक भी ऑप्शन अगर सही होता, यव को जव से कनेक्ट कर सकते, सी में अगर 4 आपको दिख रहा है तो सी में 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है और आपका सीधा आंसर टिक हो जाता, डी फॉर डंबाला। लेकिन मित्रों इसके साथ साथ जो आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में आज से लगभग 3000, 3500, 4000 साल पहले, क्या उस समय गेहूं था, क्या उस समय चावल था, क्या उस समय मक्का था, या उस समय ये अन्य जो आपके टमाटर वमाटर ये थे। बाकी सब हो ना हो, कपास तो था ही था, गेहूं भी था, चावल भी था, सब थे। और संस्कृत ग्रंथों में चावल के लिए, हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उसमें चावल के लिए आपके व्रही शब्द प्रयुक्त होता। और मैंने उस 98 वाले क्वेश्चन की व्याख्या में बच्चों को डिटेल से बताया है। ये एक भी वर्ड अगर आपने 98 वाले पेपर से पकड़ा है, व्रही चावल, तो भी आपका ए में क्या होता, 2, ए में 2 भी केवल एक ही जगह, तो भी आपका आंसर सही जाता। और ये तो अगर थोड़ी बहुत 10 तक आपने संस्कृत पढ़ी है, इक्षु, इक्षु गन्ने को कहते हैं मित्रों, और बाकी बच गया मुदग, मूंग, तत्सव और तद्भव शब्द जब पढ़ते हैं हिंदी में तो भी अपने आता मूंग का मुदग। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, बेस था 1998 का पेपर, ठीक है। तो उसकी व्याख्या के अंदर डिटेल से व्रही के बारे में बताया गया है, और व्रही अगर पता है तो आपका ये सवाल बंद मुट्ठी में था। ऐसे इसको रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस बोलते हैं मित्रों पढ़ने का। अपन क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, हाँ बाला आ रहा है, तीर जा रहे हैं, हाँ मजा आ रहा है। अरे ऐसे पढ़ने से क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ के मैं आपको 10 पन्ने पकड़ा दूं, अब उसमें से कोई पूछूं बता भी इसका क्या, दिमाग इतना काम थोड़ी करेगा, कोई साइंटिस्ट थोड़ी है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब दिमाग में अपन करते हैं तो डंके की चोट से वहां भी सही होते हैं, बिल्कुल। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, गेहूं को प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में गोधूम कहा गया है, गोधूम, ध्यान रहे, बिल्कुल, गोधा नहीं, गोधा तो सांड को कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था वो आहड़ सभ्यता के बारे में मित्रों, आहड़ या आयड़, आहड़ कह दो या आयड़ सभ्यता कह दो। तो आहड़ सभ्यता के बारे में 4 बातें लिखी गई थी, और इन दोनों क्वेश्चंस का जो बेस है वो 1998 के पेपर का वह क्वेश्चन है जहां आहड़ सभ्यता के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर सीधे सीधे तो सवाल तो नहीं आ रहे, आप तो हमें सी बना रहे हो, और मैं सी नहीं बना रहा हूं। मैंने क्या बोला, पिछले सालों के 91 से 2021 तक के सारे पेपर कर लो। पेपर करने का मतलब सवाल थोड़ी है कि पहले का दूजे का बाद तीजे का सवाल, मैं कह रहा हूं उनकी व्याख्या भी पढ़नी है डिटेल से, तब होंगे 30 या 35 सवाल। और इसमें क्या खराब है भाई, लमसम 2000 क्वेश्चन बनते हैं सारे मिला मिलू के, और उनकी व्याख्या अगर ढंग से पढ़ते हो तो 2000 सवालों में से आपको 35 सवाल मिल रहे हैं। भाई साहब ऐसी कोई किताब है, कोई दावा करता है राजस्थान में कि ये किताब ले लो 35 सवाल यहीं से आएंगे? मैं कह रहा हूं वहीं से आएंगे 35 से 40 सवाल गारंटी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सेकंड क्वेश्चन था आहड़ के बारे में कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, क्या ये सही बात है? आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, मुझे नहीं पता है। चावल से वे परिचित नहीं थे, इस नहीं पे गोला कर दो। धातु कार्य उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था, और काले और लाल मृद भांड जहां पर जिन पर सफेद रंग से कुछ आकृतियां बनाई गई हैं वो यहाँ फेमस थे। तो मित्रों पहली बात तो ये मुझे बताओ,
क्या आहड़, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आहड़ के बारे में हम सामान्य किताबों में भी, जो राजस्थान जीके पढ़ रहा है उसको पता है कि आहड़ या आयड़ जो उदयपुर में है प्रेजेंटली, उसको ताम्रवती के नाम से जानते हैं, इतना तो हमें पता है। उसको ताम्रवती के नाम से जानते हैं या ताम्रवती के नाम से जानते हैं। तो अगर ये भी पढ़ा हुआ है कि आहड़ को ताम्रवती कहते हैं, यानी तांबा आ रहा है अंदर, तांबा आ रहा है, तो इट मीन्स तांबा तो यहाँ था ही था, फिक्स हो गया, नाम ही ताम्रवती है। और ताम्रवती था, और साथ में आपने थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा है कि राजस्थान की सामान्य जो सभ्यताएं हैं वो लमसम ईसा पूर्व या पहली शताब्दी के आसपास की हैं, और ये जो सभ्यता है ये तो 4000 साल पहले की है, यानी ये लमसम आपके सिंधु घाटी के आसपास की सभ्यता है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में चावल मौजूद था ये तो हमने पढ़ा है सिंधु में, वहां अगर चावल मौजूद था तो यहाँ फिर कोई कैसे चावल मौजूद नहीं होगा भी। ये आरपीएससी वाले या यूपीएससी का पेपर जब आप देखते हैं तो ऐसे नहीं है केवल और केवल, यदि और यदि, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम गलत हैं, तुम अपने मन की आंखों से पहचानो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। चावल से परिचित नहीं थे, अरे भाई थे, तो इट मीन्स दूसरा तो गलत है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। अगर सेकंड रॉन्ग हो जाता है तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट गए एलिमिनेशन मेथड से। 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है। मैन लीड रोल में अब कौन आ गया? 1। तो 1 पे देखो, तांबा गलाना जानते। अब जब तांबा वहां था, इनकी, अब यहाँ क्या लिखा? अगर तीसरा सही है, एक सोचने वाली बात है, ये लोग धातु कार्य से परिचित थे और धातु कार्य इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। अगर धातु का कोई काम कर रहा है और तांबा यहाँ पर था, और तांबा भी एक धातु है, तो तांबा गलाएगा नहीं तो फिर कैसे अर्थव्यवस्था का साधन बना? भी व्यापार करेगा तभी तो आर्थिक दृष्टि से वो उसके लिए लाभदायक होगा। यानी यहाँ पर आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। यदि पहला सही नहीं होगा तो फिर तीसरा सही कैसे होगा? और ये दोनों कह रहे हैं कि तीसरा और चौथा तो सही है, तो तीसरा सही है तो पहले को झक मार के सही होना पड़ेगा। भाई साहब, तांबा गलाना जानते थे तभी तो फिर तांबा धातु कार्य इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यानी 1, 3 और 4 जो है वो आपके टकाटक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आधार भी 1998 का वह क्वेश्चन है जो आहड़ सभ्यता से रिलेटेड था। अब मैं थोड़ा सा आहड़ के बारे में आपको बताता हूं, चलो सुनो। पहली बात तो ये मित्रों, ये जो आहड़ है इसके पुराने नाम भी हैं। इसे पहले अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था, आहड़, आयड़, अघाटपुर। और प्रेजेंटली यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसको धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट, कहीं लिखा है मैंने, धूलकोट कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम धूलकोट है। अच्छा, ये आयड़ नदी, बेड़च नदी, बनास नदी, गंभीरी नदी, ये सब क्या है? तो इसको सीक्वेंस से आपको समझना पड़ेगा पहले। एक्चुअल में क्या होता है मित्रों, उदयपुर में यहाँ पर है गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गोगुंदा। यहां से एक नदी निकलती बलखाते हुए, लहरा के बलखा के, बिल्कुल यहां पर आती है। और यहां पर है मित्रों कौन सी झील? उदय सागर झील। कौन सी? उदय सागर झील। तो उदय सागर झील से पहले जो नदी है इसका नाम है फ्रेंड्स आपका आयड़। कौन सा? आयड़। कहां से निकली है? गोगुंदा से। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, उदय सागर के बाद में वापस लहराती है और फिर इसका नाम हो जाता है क्या? कमान, बेड़च। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना, बेड़च कह दो या आयड़ कह दो, एक ही नदी के नाम है। बेड़च, आयड़ उदय सागर से पहले और बेड़च उसके बाद में। बेड़च नदी आगे चलती है उदय सागर के उदयपुर के बाद में ये चित्तौड़ से गुजरती है और चित्तौड़ से जाते जाते एक कस्बा है बिगोद। बिगोद कहाँ है? भीलवाड़ा। और वहां जाके ये अल्टीमेटली किस में मिल जाती है? बनास के अंदर ये मिल जाती है। चित्तौड़ में इसके अंदर एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है गंभीरी। ये अपन नदी सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन मित्रों, एक्चुअल में इस सभ्यता का नाम आहड़ सभ्यता क्यों है? क्योंकि ये आहड़ नदी के किनारे डेवलप हुई थी आज से 4000 साल पहले। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट आहड़ सभ्यता के बारे में, वो ये है मित्रों कि इस सभ्यता के अंदर 8 स्तर मिले हैं। सभ्यता के कितने स्तर मिले मित्रों? 8। स्तर का मतलब समझते हैं? यूं,
कि जैसे पहले डेवलप हुई फिर खत्म हो गई, वापस दूसरा लेयर बना, वापस डेवलप हुई खत्म हो गई, ऐसे करते 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 टोटल 8 बार ये सभ्यता, प्रेजेंट जो जहां आयड है, धूलकोट है, वो इसका 8वां चरण है। और इसके चौथे चरण में मित्रों, चौथे चरण में 2 कुल्हाड़ियां मिली है तांबे की, भाई साहब मोटी मोटी लकड़ जो, तो तांबे की बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां, बड़े बड़े औजारों का मिलना ये सिद्ध करता है कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। चौथे चरण से मिली हैं 2 तांबे की कुल्हाड़ियां, ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है मित्रों कि यहां से अब कहें कि ये लोग इतना तांबा इनके पास था, तो क्या ये लोग विदेशी व्यापार करते थे? बिल्कुल करते थे। और ये लोग ईरान यानी फारस की सभ्यता, इसके आसपास की जो यूनान की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, उनसे भी ये कनेक्टेड थे। ऐसा प्रमाणित होता है कि यहां से हमें यूनानी मुद्राएं मिली है मित्रों, यूनानी मुद्राएं, यूनान की, ग्रीस की मुद्राएं। और इसके साथ साथ मित्रों यहां से जो आपके स्पेशली कुछ ठप्पे मिले हैं, ठप्पों के साथ साथ एक चीज और मिली थी, ईंटें। एक चीज और लिखी थी मैंने यहाँ पर, हाँ, मनके और तकली। मन का मतलब समझते हो? मन के मतलब जैसे ये अपन कांच वाले होते हैं बंटे, वो नहीं, मिट्टी के मन के मिले। और तकली जो बटिया काटते हैं ना अपन, बटिया जिससे अपन ये निवार बनाते हैं, या जो अपने पलंग वगैरह, मोचे वगैरह बनते हैं ना, तो जो तकली है ना, तकली के नीचे जो गोल गोल संरचना है, वह संरचना ईरान, इराक, फारस उधर भी है, सेम टू सेम। इससे ये सिद्ध होता कि ये लोग तत्कालीन ऑल ओवर वर्ल्ड से ये कनेक्टेड थे। और इंपॉर्टेंट चीज मित्रों, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ के लोग, ऐसा कौन सा स्थल है जहां संयुक्त परिवार के प्रमाण मिलते हैं, जॉइंट फैमिली के? तो वो सभ्यता है आयड सभ्यता, क्योंकि यहाँ लगातार कहीं कहीं जगह 4-4 चूल्हे, कहीं कहीं जगह 5-5 चूल्हे, 6-6 चूल्हे एक साथ, बड़े बड़े चूल्हे। या इससे 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, या तो किसी के घर में कोई मर गया होगा, कोई शादी होगी, कोई सामूहिक भोजन होगा, या फिर कि एक साथ कई लोग रहते थे, ज्यादा चूल्हों की आवश्यकता होगी। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा कहाँ है जहां संयुक्त परिवार के प्रमाण हमें मिलते हैं, तो वो आयड सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। और मित्रों ये लोग शव को गाड़ते थे, शव को गाड़ने के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। और बड़े बड़े ठप्पे, अभी अपन कपड़े पे ठप्पे ठोकते हैं ना, बड़े बड़े ठप्पे मिले हैं। ये ठप्पे ये इंडिकेट करते हैं कि यार रंगाई छपाई का काम बहुतायत से होता था। और ये जो मकान बनाते थे ना मित्रों, आज भी देखो कितने टेक्निकल पर्सन थे। जो मकान की नींव होती थी वो तो पत्थरों की बनाते थे, दीवारें जो है ये ईंटों की चुनते थे। ईंटें कैसी? कच्ची ईंटें नहीं, पकाई हुई ईंटें। और जो छत होती थी उस पर डालते थे बांसड़े, और बांसड़े को फिर ये लेप देते थे। ऐसे घर बने हुए मिले, नींव पत्थर की, दीवारें ईंटों की, ऊपर बांस डाल के उसको गारे से लेप दिया, बढ़िया मकान तैयार हो गया आलीशान। ऐसे मकान यहाँ पर मिले। और बनाशियन बुल वगैरह ये सारे भी इधर ही अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखो अब मैं सारा करवा नहीं सकता क्योंकि लिमिट है मेरी भी, और बोर्ड की भी। सही समस्या तो है बोर्ड की, बिल्कुल। तो इस तरह पूरा अगर अपन देखते तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते थे इजीली। और ये चीजें 2-4 मैंने और लिखी है यहाँ पर कि ये लोग बड़े हैंडसम किस्म के थे यार। आप सोच सकते हो आज से 4000 साल पहले लोग अपने हाथों का मैल उतारने के लिए, वो अपने मैल बाटो है ना भाई, मारवाड़ी लोग मैल बाटो, अभी मिट्टी का बना मैल बाटा आता है। ऐसे ग्रामीण महिलाएं वो दिन भर घिसती रहती हैं, स्पेशली एड़ियों पे मैल ज्यादा जमता है, तो मैल बाटा मिला है। बालों को खुजली करने का एक ऐसा उपकरण भी मिला है, बाल खुजाते थे ये लोग। और इसके साथ साथ मित्रों अंगूठियां और चूड़ियां तो खैर हर जगह मिली है, अंगूठियां और चूड़ियां मिली हैं। और पशु पक्षियों के खिलौने भी यहां से मिले हैं। ये कंप्लीट था आपका आर्ट सभ्यता। हेलो, यू गॉट इट? नींद मत लो यार। देखो तुम लोग यार एक चीज अच्छी नहीं लगती मुझे, देखो मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरी बात है, लेकिन मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट तो कर सकता हूं। आपका छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, चैनल को थोड़ा आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मुझे थोड़ा जोश आता है, अरे यार बच्चे देख रहे हैं तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। और मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ मित्रों, ये एकदम स्टडी ओरिएंटेड कंटेंट है, और मैं धीरे धीरे देखो और भी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, कई चीज़ें और करवाऊँगा। इस सीक्वेंस, इस सीरीज को पहले पूरा करता हूँ।
उससे क्या आपको एक आइडिया लगे कि आखिर पेपर आता कैसे है। और आप नए हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे देखो अनअकैडमी पर मेरी डेली 2 क्लास चलती है। मैं राजस्थान जीके के 5000 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और आपको पता है कि राजस्थान जीके के टोटल 50 सवाल आते हैं RS प्री में, और 40 सवाल उन्हीं क्लासों से आएंगे। अभी 3 दिन पहले ही क्लासें मेरी शुरू हुई है। आप अगर चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके सुबह 8 बजे राजस्थान जीके में 1 घंटे में 70-80 सवाल करा दूंगा विद व्याख्या, और आपसे 10 सवाल भी नहीं होंगे, बता दूं। रात 9 बजे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पर, 3000 सवाल करवा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के। पॉलिटी के 15 सवाल आते हैं, गारंटी है मित्रों 15 के 15 आप सही करके आओगे अगर ये मेरी 50 क्लासें आपने देख ली तो। और राजस्थान जीके की कंप्लीट 40 सवाल अपने ही नोट्स में से आएंगे, उनकी व्याख्या में से मैं स्टाम्प पेपर गारंटी लेता हूँ। और फ्रेंड्स PYQ 35 सवाल इधर से तैयार होंगे। टेस्ट मैं हर संडे टेस्ट ले रहा हूँ, मंडे को टेस्ट, मतलब सप्ताह में 3 टेस्ट ले रहा हूँ पिछले सालों के जो पेपर आ रखे हैं। इसके साथ साथ मित्रों टेलीग्राम पर खूब सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है, पिछले सालों के पेपर, नए नए जो पेपर बनते रहते हैं राजस्थान में, वो मेरे कुछ डांस वीडियो, कभी बोर हो जाओ तो डांस देख लो, कभी गानों की वीडियो, मतलब एकदम से मस्त माहौल में। ओके, पानी पी ले, पानी पी लेता हूँ। तो ये बात तो अपन हाइड की कर दी, जो आपने फॉर्म फेड दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन था यहाँ पर जो RPSC ने डिलीट कर दिया, 50वां सवाल, जो लोकायुक्त से रिलेटेड है। और 1998 के पेपर में एक पूरा क्वेश्चन है लोकायुक्त का, उसकी जब अपन व्याख्या पढ़ लेते हैं, भाई क्वेश्चन करने का मतलब विद व्याख्या, तो ये सवाल भी आपके लिए एक लॉलीपॉप था जिसको आप आराम से खा सकते थे। वैसे लॉलीपॉप खाते नहीं, कुछ और करते हैं, वो मैं बोल नहीं सकता। तो मित्रों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है RPSC ने, लेकिन मैं थोड़ा इसकी व्याख्या की तरफ आपको ले जाऊंगा। पहले आप सोचो, आप होते तो इसका आंसर क्या देते। जो लोकायुक्त है उसको राज्यपाल नियुक्त करता है, और वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। इसके क्षेत्राधिकार में मंत्री आते हैं, विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक भी आते हैं, और उच्च लोक सेवक आते हैं। ये भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। यह केवल आरोपों की जांच कर सकता है, शिकायतों की जांच नहीं कर सकता। तो मित्रों पहली बात तो ये डिलीट हो गया है। फिर भी अब डिलीट क्यों हुआ है, क्योंकि लकड़ उनके RPSC वालों के फंस गया कि भाई साहब इस सवाल में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो परफेक्ट आंसर आपको ला के दे दे। हालांकि कुछ नोटबुक वालों ने छापा है 1, 2 और 3, पर वो गलत है। मैं बताऊं क्यों गलत है। पहली बात तो ये कि जो लोकायुक्त होता है उसे नियुक्त तो गवर्नर करता है, पर ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आता है कि वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि वो गवर्नर के प्रति जवाबदेह है, और कुछ में लिखा हुआ है कि विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। मोटा मोटी हम इसको आंशिक रूप से सही मान लेते हैं, मान लिया, कोई बात नहीं। लेकिन मित्रों जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है कि ये शिकायतों की जांच नहीं कर सकता, ये शिकायतों की जांच कर सकता है। तो चौथा तो गलत है। अब सेकंड ऑप्शन में भी क्या दिक्कत है मित्रों, मंत्री इसके जांच के दायरे में है, सही बात है। विधानसभा के सदस्य, विधायक जो है ना, विधायक, तो विधायकों का जो है उन्हें जांच के दायरे में नहीं रखा गया, उन्हें थोड़ी सी छूट दी गई है विधायकों को। कौन कौन किन्हें छूट दी गई वो भी मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये तीसरा से, तो यहाँ ये वर्ड विधायक जो है, आप साइट पे जाना, वहां पर जो सम्मिलित है उसमें विधायक शब्द है ही नहीं। विधायक शब्द ना तो आपका शामिल में है ना छूट वालों में है। तो इसको लेकर के RPSC खुद कंफ्यूज हो गए थे, और फिर इस क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया। फिलहाल इसका कोई आंसर नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को नहीं करना है। मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं, जो इस बार क्वेश्चन आएगा उस पर जरा चर्चा करते हैं। अच्छा, लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है, ये क्या करते हैं। मान लीजिए आप कोई SDM बन गए, और लालच तो आ ही जाता है कि भाई टेबल के नीचे से आने दो 50,000 की गड्डी। तो जो रिश्वत में फंसते हैं या
अनैतिक कार्यों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जो फंसते हैं, तो भ्रष्टाचारियों पर ये कार्यवाही जो है खुद तो नहीं कर सकता, ध्यान रहे, ये भी दंत विहीन व्याघ्र है, ये केवल सिफारिश करता है कि भाई ये फलाना भ्रष्टाचार कर रहा है, इस पर जो है वो कार्यवाही की जाए, राज्य सरकार को रिकमेंडेशंस देता है। हालांकि इसके खुद के भी कोर्ट होते हैं, 3 महीने में इनको वो नाम मात्र के उस पर आप मत चाहिए। तो मित्रों, राजस्थान में सबसे पहले अपने को जरूरत कहाँ पड़ी भाई? भ्रष्टाचार तो आज से कहाँ है, ये तो सदियों से है, और 47 के बाद में तो फिर धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ा ही है। तो भ्रष्टाचार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए दीमक है, दीमक, उसको खोखला कर देता है। और समय समय पर हमारे जो थिंकर्स हैं, उन्होंने कहा भी ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा सके। इसी को लेकर के मित्रों देश में धीरे धीरे काम शुरू होता है। और पहला वो भूमिया जिसने ये 2 शब्द दिए थे, वो भूमिया था मित्रों 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी। नाम याद रखना, लक्ष्मीमल सिंघवी वो पहला व्यक्ति था जिसने लोकपाल और लोकायुक्त शब्दों को गढ़ा। नाम याद रखना, लक्ष्मीमल सिंघवी। 1966 में फ्रेंड्स, अपने 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई, गठन हुआ। तो इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी बोला कि ऐसी संस्था होनी चाहिए। धीरे धीरे करते रहे। राज्यों ने तो अपने स्तर पर लोकायुक्त बनाने शुरू कर दिए, लेकिन सेंट्रल स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार 2013 में जो निर्भया केस हुआ था, उसके बाद में एक भयंकर अन्ना आंदोलन वगैरह हुआ, आपको पता होता, अरविंद केजरीवाल वगैरह आए थे। तो उसके बाद में लोकपाल वापस चर्चा में आया, और आखिरकार 2013 में केंद्र सरकार लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक लेके आई, जो कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद 16 जनवरी 2014 को पारित हुआ। डेट याद रखना, 16 जनवरी 2014। पहले लोकपाल जो बने थे देश के, वो बने थे साहब पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, यहाँ पे लिखा होगा, आप देख लीजिएगा, पीसी घोष बराबर। और वर्तमान में है प्रदीप मोहंती। ये तो हुई लोकपाल की बात जो अपने काम की नहीं है। राजस्थान में क्या सिनेरियो था लोकायुक्त का, क्योंकि राज्य लेवल पर लोकायुक्त होता है और केंद्र स्तर पर लोकपाल होता है। अब यहाँ से कुछ फैक्ट्स निकलते हैं। सबसे पहले दुनिया में वो कौन सा देश था जिसने लोकपाल का गठन किया? तो वो था स्वीडन। 1809 की बातें हैं, ध्यान रखना, 1809 में स्वीडन। भारत में वो पहला राज्य कौन सा था जिसने लोकायुक्त संस्था का गठन किया? तो देखो, इसमें 2 पॉइंट आते हैं। वैसे देखा जाए तो उड़ीसा ने सबसे पहले 1970 में ही लोकायुक्त अधिनियम बना दिया, बट लोकायुक्त संस्था का गठन नहीं कर सका। उड़ीसा में 1982 में बनी, उससे पहले महाराष्ट्र ने बाजी मार ली। 1971 में 1971 में महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त संस्था का गठन किया था। यहाँ पे लिखा है मैंने 1971 महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य जिसने लोकायुक्त संस्था का गठन किया। फिर नंबर आता है राजस्थान का। राजस्थान में मित्रों 1973 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम लाया गया, जो 2 फरवरी 1973 को लागू। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1973 को लोकायुक्त संस्था का गठन हुआ राजस्थान में। और वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें लोकायुक्त बनाया गया? वो थे आई.डी. दुआ। ये रिटायर्ड जस्टिस थे। आई.डी. दुआ को राजस्थान का पहला लोकायुक्त बनाया गया, और के.पी.यू. मेनन को उप लोकायुक्त बनाया गया। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त। उसके बाद उप लोकायुक्त बना ही नहीं आज तक कोई। वो कौन थे मित्रों? के.पी.यू. मेनन। नाम याद रखना, के.पी.यू. मेनन। ये तो सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। अब राजस्थान वाला जो लोकायुक्त है उसे अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट तो साहब गवर्नर करेगा, और कौन करेगा? हर राज्य में राज्यपाल जो है वो अपॉइंट करता है। अच्छा, इसे हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल हटाया जा सकता है।
इसे कदाचार और अक्षमता, दो बेसिस हैं इसे हटाने के, यहाँ लिखे मैंने, कदाचार और अक्षमता के आधार पर इसे हटा सकते हैं। लेकिन यूं ही हटा देंगे क्या? नहीं, इसके लिए राज्यपाल पहले हाईकोर्ट से सलाह लेगा कि भाई हटावें कि नहीं हटावें, रियल में भ्रष्टाचार कदाचारी है या ये काम करने में सक्षम नहीं है। फिर हाईकोर्ट कह देगा हाँ भाई ये कदाचारी है या अक्षम है, तो फिर विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है कि इस लोकायुक्त को हटा दो। तो फिर उस पर ऐसे वो प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से, ध्यान रखना, उपस्थित और मत देने वालों का, उपस्थित और मत देने वालों का अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो लोकायुक्त को हटाया जाता, अन्यथा नहीं, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रहे। और इंपॉर्टेंट बात, इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? अभी इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अभी 2018 में जब हमारे लोकायुक्त अभी सज्जन सिंह कोठारी थे, तो उस समय चर्चा में आया था इनका कार्यकाल, अध्यादेश जारी कर दिया कि 8 वर्ष किया जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के 3 साल और दे दो, बूढ़े बूढ़े बैठे रहेंगे कि मस्ती करेंगे आराम से। लेकिन उसको चैलेंज किया गया और वापस अभी कार्यकाल सिर्फ कितने साल का है? 5 वर्ष का है। क्या लोकायुक्त चुनने के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है? यस, बिल्कुल कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का मुखिया कौन होता है? अरे मुखिया मुख्यमंत्री होगा, मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और कितने आदमी होते हैं रे सांबा? तो इसके अंदर मित्रों अपने सीएम साहब होंगे, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश, नामित कोई अन्य न्यायाधीश, और साथ में कौन होगा मित्रों? लीडर ऑफ अपोजिशन, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, और एक व्यक्ति होगा ऐसा जिसे गवर्नर नामित करेगा। ये 4 लोग मिलकर के लोकायुक्त का नाम सजेस्ट करेंगे, फिर गवर्नर उस पर ठप्पा ठोकेगा कि हाँ भाई ये लोकायुक्त बनाया जा रहा है। तो ये सामान्य बातें हैं जो मैंने आपकी बताई हैं। अभी लोकायुक्त कौन है हमारे, बताना कमेंट बॉक्स में। प्रताप जी तो नहीं है, प्रताप कृष्ण लोरा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं, राजस्थान में लोकायुक्त के दायरे से किन्हें छूट दी गई, मतलब वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हैं ये सीएम साहब। हमारे सीएम साहब जो हैं वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं है। सीएम के साथ साथ पहले के कोई मंत्री, पूर्व मंत्री या कोई रिटायर्ड लोक सेवक, वो भी इसके दायरे में नहीं है। क्या सरपंच साहब है क्या? नहीं, सरपंच साहब लोकायुक्त के दायरे में नहीं है। आरपीएससी के सदस्य और कर्मचारी है क्या? नहीं है। महालेखाकार का कार्यालय और उसके सभी सदस्य कर्मचारी नहीं है, बिल्कुल। और विधानसभा के अधिकारी, विधानसभा में जो कर्मचारी लोग हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं। राजस्थान का जो निर्वाचन आयोग, उसके कर्मचारी, उसके अध्यक्ष वगैरह सारे, हाईकोर्ट के जजेज वगैरह सारे, उनके कर्मचारी वगैरह सारे। इसके साथ साथ मित्रों डिस्ट्रिक्ट जज हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखना है। ये यहीं से सवाल बनता है, सरपंच, चीफ मिनिस्टर, कोई फॉर्मर मंत्री या फिर रिटायर्ड कोई आपका अधिकारी, महालेखाकार का कार्यालय और उसके अधिकारी, आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य और उनके कर्मचारी, विधानसभा के कर्मचारी, हाईकोर्ट के जजेज और कर्मचारी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज और कर्मचारी, ये सारे जो हैं ये प्रोटेक्टेड हैं। इन पर लोकायुक्त शिकायत की जांच नहीं कर सकता। तो मित्रों आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और चैनल को देखो सब्सक्राइब आप करोगे तो मेरा फिर खून खोल उठता है और मैं आग लगा दूंगा। क्या, कहाँ लगाएंगे आग? पेपर के अंदर लगाएंगे आग, और कहीं मत लगाना। हाँ, जवानी दीवाने भाई साहब आग लगा सकते हो। अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, देखो नया आदमी आरएस में भटकता बहुत है, उस बेचारे को पता नहीं चलता कि मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, क्योंकि अब मार्केट में सोर्स इतने आ गए ना। कोई कह रहा मेरा कोर्स ले लो, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। कोई कह रहा अरे मेरा ले लो। अरे भाई जितने पढ़ने वाले नहीं होते तो कोर्स बेचने वाले आ गए। तो मित्रों देखो मैं साफ बता दूं, अगर आपको कोई कहता है कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक है और इससे आप आरएस बन जाओगे, तो आपको सी बनाया जा रहा है। सी मतलब समझते हैं? हाँ, सी बनाया जा रहा है, क्योंकि आरएस अपने आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, यूँ समझिए। जब तक आप आरएस की पर्सनालिटी आपकी डेवलप नहीं होगी, आपके बोलने का तरीका, आपके हाव भाव, आपकी वैचारिक परिपक्वता, तब तक आपको आरपीएससी इन नहीं करेगी। सीधी बात है, मेरा भी नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब कोई ना कोई मेरे कमी है।
सीधी सी बात है, किसी का कोई दोष नहीं है। दूसरी बात मित्रों ये है, तो नए लोग जो भी हैं, एक तो मेरी जो स्ट्रेटेजी बताई है मैंने, किस तरीके से आप सिंपल तरीके से RS प्री निकाल सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया इकोनॉमिक सर्वे करो, 15 सवाल वहाँ से आने हैं। इको सर्वे की पूरी PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। रोजाना मैं हर 15-20 सवाल पूछता हूँ 9 बजे वाली क्लास में। दूसरा मैंने बताया करंट अफेयर, कुछ भी नहीं करना, मुंह लानी है पतली सी किताब, वार्षिकांक रगड़ डालो, उसको रड़का दो। तीसरा पॉइंट मैंने बताया प्रीवियस ईयर्स के पेपर, ये जो मैं करवा रहा हूँ, मैं खुद भी करवा रहा हूँ, आप खुद भी करो, किताब ले आओ कोई भी एक, या फिर मैंने सारी PDF डाल दी है, 35 सवाल यहाँ से बन जाएंगे। और फिर मैंने बोला राजस्थान GK, जहाँ से 40 सवाल बनने हैं, उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की दोनों किताबें ले आओ। तो ये जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है ना, ये आप लोग जरूर देखना। ये मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ मेरे व्यू बढ़ जाए, मुझे व्यू से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ नया बंदा सही चीज़ पढ़े, सही चीज़ सीखें, और प्रीलिम्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। मैथ रीजनिंग थोड़ी बहुत आपको आती होगी, नहीं तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर कर लो। प्री आपका डंके की चोट से निकलेगा, लेकिन जिन्होंने प्री निकाला और मेंस दिए हैं उन्हें पता है कि रियल जंग प्रीलिम्स है ही नहीं, रियल जंग तो मेंस है। और मेंस के लिए मैं मित्रों आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स लाऊंगा, अगर भगवान ने चाहा तो, बाकी देखो ऊपर वाला। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।